हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, अच्छे से होंगे। मैं मोहम्मद अकरम आपका अपने चैनल एलसी एकेडमिक में बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो बच्चे, फाइनली आज से हम लोग 2027 के लिए क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 1 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में हमें पहले देखना क्या क्या है। तो देखिए, आज के लेक्चर हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट चैप्टर को देखेंगे, और इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी लाइक इंडक्शन, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी एंड चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरे इस लेक्चर पर बने रहें, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और हर कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत इजी वे में समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस लेक्चर को मिस नहीं करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, फटाफट कॉपी और पेन के साथ आप तैयार हो जाओ, और नोट जरूर करना बच्चे। नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने अपना नोट्स नहीं बनाया तो आप समझो कि आप उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो। तो नोट्स जरूर बनाएं। तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर के अभी बैठ जाओ। तो आइए इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो बेटा, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है उसको समझिए। अगर आप देखो तो इसमें दो पार्ट है। एक है कौन, बताइए। एक है इलेक्ट्रो, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिज्म है। क्या है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोग चार्ज, इलेक्ट्रिक, करंट से रिलेटेड बात करेंगे। और ये मैग्नेटिज्म है जिसमें हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक से रिलेटेड, है ना, उसके पूरे कॉन्सेप्ट बात करेंगे, यानी मैग्नेट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या समझो, बताओ। यहां क्या लिखा हुआ, रेस्ट। इसका मतलब है यहां पर हम लोग जो चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा, है ना। जो इलेक्ट्रिक का मतलब यहां चार्ज से है, तो जो चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा। और यहां पर इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब है जो चार्ज है वो किस में होगा, मोशन में होगा। तो चार्ज कैसा होगा, मोशन में बना हुआ रहेगा। तो इसमें इस पूरे चैप्टर में चार्ज रेस्ट में रहेगा और यहां पर चार्ज मोशन में बना हुआ रहेगा। जब चार्ज रेस्ट में होंगे तो पता है दो चैप्टर होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा जो चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, और जब चार्ज मोशन में होंगे तो यहां पर बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट, फिर हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मैग्नेटिज्म, फिर आएगा ईएमआई, फिर एसी, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा जो बुक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी पहला जो बुक होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर होगा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर होंगे ये, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये चैप्टर होंगे। यानी यहां पर चार्ज रेस्ट में होगा और यहां पर चार्ज क्या होगा, चार्ज मोशन में होंगे। गुड, तो चार्ज मोशन में होंगे। तो इस तरह से अब हम जब बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रहे हो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आप इसको देखो ध्यान से तो इसमें दो पार्ट है,
एक है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो है ना, और दूसरा है स्टैटिक। क्या है स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का आया हुआ है इलेक्ट्रॉन से, है ना, तो इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ये है और ये रेस्ट। अब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चे बताओ? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ठीक है, और यहां एट लिख दो, प्लस हटा करके ये लिख दो रेस्ट। ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी चार्ज रेस्ट में रह करके जितने भी फेनोमेना, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे फिजिक्स के जिस ब्रांच में डिस्कस किए जाएंगे उस ब्रांच का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो उस ब्रांच का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पड़ा। ठीक है, तो अब अगर आप देखा जाए तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फंडामेंटल जो टर्म है वो चार्ज है, और चार्ज फंडामेंटली किस में है? रेस्ट में रहेगा। तो यहां पर चार्ज हमेशा रेस्ट में रहेगा, पूरे चैप्टर में हम लोग चार्ज को रेस्ट में ही मानेंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ओके, अब अगर हम लोग देखें कि अगर इस चैप्टर का फंडामेंटल टर्म चार्ज है, तो फिर बताओ चार्ज क्या है? बोले सर ये तो हम लोग जानते थे। अरे बेटा ये जानते थे, मैंने कहा ना कि अगर छोटे छोटे भी चीज हो ना तो आप उसको जरूर अच्छे से तैयार कर लो। ये नहीं समझना, ये कोशिश मत करना कि सर छोटा टॉपिक है। नहीं, सीबीएसई है भाई, सीबीएसई क्या चेंज कर रहा है ये आपको क्या पता? आ रही बात समझ में? तो इसलिए आप इस भरोसे पे मत रहना कि सीबीएसई ये छोटा टॉपिक है तो इससे पूछेगा। अरे पूछे, क्यों नहीं पूछेगा? सीबीएसई के पास राइट है, वो किसी भी तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना, बेसिक भी टॉपिक होगा तो उसको भी अच्छे से देखना है, जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको भी अच्छे से देखना है। देखना हर टॉपिक को अच्छे से है। आई बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या है? तो चार्ज क्या है? तो देखो बेटा, आपने 6, 7, 8 में देखा होगा कि आपकी मैम ने कहा कि अगर ये कॉम्ब है, इस कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करो और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लाओ तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम कहते हैं इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो गया। उसी तरह बलून को रब करो, बलून को भी छोटे पीस ऑफ पेपर के पास लाओ तो उसे भी वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो हमने कहा कि वो चार्ज है। तो चार्ज क्या हम लोगों ने देखा भी है चार्ज को? देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा, कोई बात नहीं, अभी दिखा दे। देखो, आपने क्लाउड को कोलाइड करते हुए देखा होगा। तो जब क्लाउड कोलाइड करते तो देखते हो वहां से बिजली निकलती है ना, वो बिजली, यही बिजली चार्ज है। या देखो, जब दो वायर आपस में टच करते तो स्पार्किंग होती है। देखा है कि नहीं देखा? ये तो देखा होगा, घरों में काम करने आते बिजली वाले तो कभी कभी टच नहीं कराते हैं, स्पार्किंग होती कि नहीं होती है? वो चार्ज है। अब आपको विजुअलाइज हो गया चार्ज क्या होता है। तो चलिए डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना, फटाफट डिफाइन किया जाए। तो देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अ बॉडी एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितने टाइप के होते हैं? ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। कितने तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो लाइट चार्जेस होते हैं, लाइट जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे ये देखो, मान लो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल। अगर ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या करेंगे? रिपेल। तो दोनों ही रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेगा एफ और ये भी रिपेल करेंगे, है ना। तो दोनों ही रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक चार्ज क्या करेंगे बताइए? अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? अगर मान लो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? देखो क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट टू ईच अदर। आई बात समझ में? याद कर लो, इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक।
तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं चार्ज का सिंबल। तो चार्ज का सिंबल देखो, जनरली दो तरह के चार्ज के सिंबल यूज किए जाते हैं, एक छोटा क्यू है ना, चार्ज के दो सिंबल हम लोग यूज करेंगे, एक स्मॉल क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, यानी स्मॉल क्यू भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल क्यू भी यूज कर सकते हैं। तो ये चार्ज का क्या है बच्चा, ये क्या है, चार्ज का सिंबल है। तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से चार्ज को डिनोट की जाती है। अब देखो ये क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो है ना दो यूनिट होती है हमेशा, देखो ये और ये दो यूनिट है चार्ज की। क्यों दो यूनिट है, इसका मतलब जरूर चार्ज डेराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसकी दो यूनिट है। तो पहला जो यूनिट है, जो एसआई यूनिट है, देखिए ये चार्ज का एसआई यूनिट है, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है बेटा वो होता है कूलम। ठीक है, क्या होता है एसआई यूनिट, कूलम। कूलम का सिंबल सी। ठीक है, और जो डेराइव्ड यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट ये क्लास 10th में याद करो, हालांकि क्लास 12th में भी है। क्लास 10th में एक फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, I इंटू टी। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब देखो यहां पर जो I है वो करेंट था, है ना, जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये जो T है वो टाइम है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट एम्पियर होता है, तो यहां पर एम्पियर लिख देंगे। ठीक है, एम्पियर। दूसरा कौन है, टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो सेकंड लिख देंगे। तो क्या बन गया, एम्पियर सेकंड, एस। ठीक है, एस। तो एम्पियर सेकंड, तो ये इसका डेराइव्ड यूनिट है। लेकिन जो कूलम है वो ये जो कूलम आप देख रहे हो ये तो एसआई यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट एक बड़ा यूनिट है, इसलिए हमें कुछ छोटे यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा वो ध्यान रखिए, एक आएगा मिली कूलम। इस मिली कूलम का होता है 10⁻³ कूलम। ठीक है, फिर माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम। फिर नैनो कूलम, ये हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम। और एक होगा पिको कूलम जो कि 10⁻⁻12। याद करना भी आसान है, देखो ध्यान से देखो क्या है, आपको 3 का डिफरेंस दिख रहा है ना, यानी 3 के रेंज में बना हुआ है, -3, -6, -9, -12। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। जनरली कूलम में क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, वो माइक्रो में होंगे, नैनो में होंगे, पिको में होंगे, इस तरह से दिए रहेंगे। ठीक है, अब आपको ये देखो, अगर आपको पता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं डिराइव क्वांटिटी है, तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो होनी चाहिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर डीएफ लिख देते हैं, डीएफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऑब्वियसली तो यहाँ से मिल जाएगा, देखो ध्यान से, ये है ना, इसे देखो, इसको ध्यान से देखो, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर के लिए ए यूज कर लो और सेकेंड के लिए टी यूज कर लो, है ना। तो यहाँ एम्पियर के लिए कैपिटल ए और टाइम के लिए टी, तो एम्पियर सेकेंड से एटी बन जाएगा। तो क्या हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, एट। याद कर लो, एट है, प्रीपोजिशन है इंग्लिश का, है ना पता। तो ये इंग्लिश का प्रीपोजिशन है, तो अगर हम इसे भी ध्यान में रख लें कि एट प्रीपोजिशन है तो ऐसे याद रहेगा। और हाँ देखो, क्लास 12 में बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे ना, सब में ये एट यूज करना, क्योंकि अगर देखो बाकी तो क्लास 11 से यूज होंगे, क्लास 12 में जितना भी फॉर्मूला बनेगा, अगर हमें चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आसानी से हम आने वाले डायमेंशनल फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, अरे आई के नहीं समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं, अब हम देखते हैं चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। तो देखो चार्ज का जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये सारे। लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल टर्म समझने पड़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो शायद ही ये बहुत सारे अच्छे से समझ में आए। तो कुछ फंडामेंटल टर्म क्या है, जैसे आप देखो कि जो चार्ज है ना वो किसके कारण होता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चार्ज किसके कारण है, कौन है जो चार्ज को कैरी कर रहा है, फंडामेंटली कौन से पार्टिकल है जो चार्ज को कैरी करते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा एटम होते हैं, जो हमारा एटम है, ये जो एटम है, ठीक है, इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, और एक तीसरा कौन होता है बताओ, तीसरा कौन होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन है इस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, ये न्यूट्रल चीज है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है।
चार्ज किसके ऊपर होते हैं? इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है। और इस प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। दोनों पर सेम चार्ज होते हैं, ध्यान रखना। इस पर भी वही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 और इस पर भी 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। तो दोनों पर चार्ज सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हमने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन वाला जो चार्ज है उसको माइनस मान लिया, नेगेटिव, और जो प्रोटॉन वाला चार्ज है उसे प्लस मान लिया। तभी तो हम कहते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज का फंडामेंटल, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज को कैरी कर रहा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको E लिख दो, है ना। 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम को E लिख दीजिए, तो माइनस E और ये हो जाएगा, बताओ, प्लस E हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस E चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस E चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल होते हैं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, प्रोटॉन कहाँ है? बताओ, प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस में है तो ऑब्वियस रहता है कि चार्ज के लिए पार्टिसिपेट तो करता नहीं होगा, है ना। तो किसी बॉडी पर अगर कोई नेट चार्ज है तो वो प्रोटॉन के कारण तो है, लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं करता है। मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वो जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं वही एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक मूव करते हैं और नेट चार्ज क्रिएट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लो किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं तो ऑब्वियस होता है कि इसका अंदर नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना एक्स्ट्रा में कौन आ जाएगा? पॉजिटिव। मान लो किसी सब्सटेंस से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है अब 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन रह जाएंगे उसके पास, तो उसके पर 2 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी और जिसके पास जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो एक्चुअली में चार्ज की जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी शिफ्ट करता है तो चार्ज डेवलप होती है। अगर किसी के अंदर इंटर कर गया, घुस गया उसके अंदर, तो नेगेटिव चार्ज, जिससे निकल गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आना चाहिए, हरी बात समझे। ठीक, तो बात कर रहा था मैं क्वांटाइजेशन। तो हमने देखना है पहला कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चार्ज है, देखो ये क्वांटाइजेशन तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप ये समझोगे चार्ज किस तरह से डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, कौन है उसके पीछे रीजन। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन है, जब वो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी पे जाता होता है तभी चार्ज डेवलप होते हैं। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि देखो यहाँ पर क्वांटाइजेशन का मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझो कि ये जो क्वांटाइजेशन है इसका मतलब क्या है। क्वांटाइजेशन का 2 मतलब है, एक आप समझो कि क्वांटाइजेशन काउंट को कहते हैं और एक क्वांटाइजेशन पैकेट को भी कहते हैं ना। तो इसका मतलब है कि जब किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप होती है तो वो एक पैकेट के फॉर्म में डेवलप होती है। तो वो पैकेट है किसका? वो पैकेट या तो इलेक्ट्रॉन का है या तो प्रोटॉन का है। अगर मान लो उसके पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे उस पर एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, तो उस प्रोटॉन को काउंट करके और एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। आ रही बात समझ में? उस तरह का किसी बॉडी पर आप कहते हो नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, अब जितना इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर होगा उसको काउंट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो बेसिकली चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के कारण है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो कहता है कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी पर, जो चार्ज होते हैं किसी बॉडी पर, वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं बेसिक चार्ज के। किसके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं? बेसिक चार्ज के। तो जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, जो चार्ज डेवलप होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज का। यानी यहां पर जो n है ना, देखो इंटीजर है, लेकिन इस इंटीजर को समझिए नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और E का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये बेसिक चार्ज यानी 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ऐसा इसलिए कह रहा है ना क्योंकि देखो जब भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, चाहे एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में अगर जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जाएंगे नहीं, वो जब भी जाएंगे तो एक इंटीजर के फॉर्म में जाएंगे, एक नंबर के फॉर्म में जाएंगे। जैसे मान लो ये एग है, देखो ये एग है,
तो ये जो एग होगा वो तो एक नंबर के फॉर्म में होगा ना बच्चा, वो तो ऐसा नहीं होगा कि कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20.5x हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो वो एक नंबर के फॉर्म में होंगे। तो वैसे ही जब किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप होते हैं तो वो या तो इलेक्ट्रॉन के कारण है या तो प्रोटॉन के कारण है, तो वो तो उनकी एक नंबर होगी, ठीक है, एक नंबर होगा। तो इसीलिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वही कह रहा है कि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू n इंटू ई होगा। n आपको पता चल गया इंटीजर है, और इंटीजर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से है, और e का मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो किसी भी चार्ज किसी बॉडी पर चार्ज है, मान लो 3.2 माइक्रो कूलम है, ठीक है, किसी बॉडी पर इतना चार्ज है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हम लोग इस फॉर्मूला को लगा के नहीं निकाल सकते हैं? लगा के निकाल लीजिए। तो जैसे आपको पता है कि Q इज इक्वल टू NE होता है, Q इज इक्वल टू NE। अब यहां पर आप चाहो तो n निकाल लो, तो n इज इक्वल टू Q/E है। तो यहां पर Q और E की वैल्यू रख देनी है। देखो Q का वैल्यू कितना है, यहाँ पर Q है 3.2 × 10⁻⁻, ये 3.2 माइक्रो कूलम है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 3.2 माइक्रो को 10 कूलम में चेंज करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कूलम में चेंज हो जाएगा। और 1 इसकी वैल्यू रख दो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये रिजल्ट आएगा 2 × 10⁻, कितना बताओ, 2 × 10⁻13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻13। आई बात समझे? तो ये एक नंबर है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्वांटाइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सारे बच्चे ध्यान सुन ले इसको, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पेपर में पूछा गया हुआ। अगर आप आई होप कि 2-3 साल पहले ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो क्वांटाइजेशन है ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक लेवल। यानी जो क्वांटाइजेशन है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वैलिड है, नॉट की मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब बोले सर ये माइक्रो और मैक्रो होता क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसको ऐसे, अगर पेपर में आता तो आप इसको ऐसे ही लिख देना। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है मैक्रोस्कोपिक, ये हुआ लार्ज स्केल, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, है ना, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक ये हो गया स्मॉल स्केल, ठीक है, स्मॉल स्केल, ठीक है। तो लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल। तो अब यहां पर देखो बच्चे, यहां पर देखिए, अगर लार्ज, जैसे फॉर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हम लोग Q इज इक्वल टू, जैसे अभी मैंने लिया था 3.2 × 10 इतना मिलीकूलम ले लेते हैं, ठीक है, मिलीकूलम। अब हम देखते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो n इज इक्वल टू Q बाय क्या करोगे, E, पता है, अभी आप कर चुके हम लोग। तो Q की वैल्यू 3.2 मिलीकूलम है, तो इसको चेंज कर दो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, किसमें चेंज हो जाएगा, कूलम में। तो कूलम में इसको चेंज कर लो। नीचे कितना है बताओ, नीचे E है, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर आप देखो तो इसको सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आ जाएगा लगभग 2 × 10⁻15, ठीक है, 15 या 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन है। क्या ये छोटा नंबर है? क्या इसको काउंट कर सकते हो? सोचो, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? अरे बताओ, काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ये अनकाउंटेबल है। ये कैसा है? ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, है ना। इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। जब इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लेवल पर क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि क्वांटाइजेशन का मतलब काउंट करना होता है। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो हम कहेंगे क्या, कि क्वांटाइजेशन क्या वैलिड है? क्वांटाइजेशन नॉट वैलिड, ना, नॉट वैलिड। तो इस लेवल पर क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो इन दिस लेवल वी आर टेकन फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लाइक 10, 100, ठीक है, 1000 एक्सेट्रा, है ना,
एक्सेट्रा, इतने ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं विच आर काउंटेबल, है ना, विच आर काउंटेबल, विच आर काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो विच आर काउंटेबल, इसलिए है ना क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन क्या होगा, वैलिड होगा इस लेवल पर, है ना। तो क्वांटाइजेशन विल बी वैलिड इन दिस लेवल। तो अगर आपके पेपर में आता ना, बट बच्चे आप इसी तरह छाप के आ जाओ, बस आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप आसानी से मिल जाएगा। बताओ इजी है, इजी है, अरे इजी है कि नहीं है, हाँ तो बोल दो, ठीक। चलिए बढ़ते आगे। दूसरा, यार ये क्या है, दूसरा है इंडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, इंडक्शन ऑफ चार्ज। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको तब कब समझ में आएगा, बताओ कब समझ में आएगा, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको एक बात समझ में आए कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। अगर मान लो हमने कहा कि बॉडी न्यूट्रल है ना, अगर बॉडी हमने कह दिया न्यूट्रल है, तो अगर न्यूट्रल इसका क्या मतलब है, क्या उस पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं, उस पर चार्ज तो है सर, लेकिन जितना प्लस चार्ज है उतना ही कैसा है चार्ज, बताओ, जितना प्लस उतना माइनस, तो जितना प्लस है उतना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज है, यस और नो। तभी तो हम कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल है। तो हमने कह दिया ये क्या है, कैसा बॉडी है बेटा, ये अनचार्ज है ना, अनचार्ज, ठीक है। तो अनचार्ज का मतलब है कि जितना उस पर पॉजिटिव होते हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो न्यूट्रल है। लेकिन जब इसे न्यूट्रल बॉडी के सामने अगर कोई चार्ज बॉडी लेकर के आओ, मतलब ये चार्ज बॉडी इसके सामने लेके आओ, तो क्या इसी तरह का सिचुएशन बना हुआ रहेगा जो नंबर 1 में आप देख रहे हो, क्या ऐसा ही सिचुएशन रहेगा, तो बोलोगे नहीं सर ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, ये जो चार्ज बॉडी लेके आए हैं जैसा चार्ज होगा, यानी जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को पकड़ के अपनी ओर खींचेगा, तो अगर वो नेगेटिव को पकड़ के अपनी ओर पुल करेगा तो सारे नेगेटिव इसके सामने आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव रिपेल होकर के अपोजिट चले जाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस बॉडी पर एक टेम्पररी चार्ज दिख रहे हैं, है ना, इस साइड नेगेटिव दिख रहे हैं और इस साइड पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो क्योंकि ये चार्ज टेम्पररी है, क्योंकि ये चार्ज टेम्पररी है, तो जो कोई चार्ज टेम्पररी होते हैं हम उसको इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। कैसा चार्ज कहते हैं, कैसा चार्ज कहते हैं बताइए, इंड्यूस्ड चार्ज। अरे बात समझ में आ रही है ना, सारे बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको सामने लाओगे तो इस पर टेम्पररी चार्ज डेवलप हो जाते हैं, सामने जैसा चार्ज लाएंगे उसके अपोजिट नेचर का और अपोजिट फेस पर सेम नेचर का चार्ज डेवलप होगा। क्योंकि ये टेम्पररी चार्ज है, टेम्परेचरी को ही हम लोग इंड्यूस्ड कहते हैं और इसी से बना है हमारा इंडक्शन ऑफ चार्ज। आई बात समझ में, तो क्या होगा, आइए फटाफट इसको डिफाइन कर लेते हैं। इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या है कि जब आप किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज। और हमेशा फ्रंट पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, अपोजिट नेचर का, अपोजिट फेस पर कैसा चार्ज होगा, सेम नेचर का। ये अच्छा कितना चार्ज डेवलप होगा, तो देखो जितना चार्ज आप लेके आए, मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लाया तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा और इस पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा। ये वाला बात हमेशा ध्यान में रखना इंडक्शन ऑफ चार्ज का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। याद है आपको क्लास 6-7 में, या मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब कॉम को ड्राई हेयर से रब करके छोटे छोटे पीस पेपर के पास लाओगे तो वो इसके अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगा, है ना। बट क्या हमने मैम से ये क्वेश्चन किया था कि मैम ये बताओ कि जब आप इस कॉम को ड्राई हेयर से रब कर रहे थे तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई थी, बट उसने पीस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर लिया, वो तो न्यूट्रल थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। एक्चुअली जब आप कॉम को उसके पास लेकर के आए होगे तो उस कॉम पर जो चार्ज है उसके कारण, इंडक्शन ऑफ चार्ज के कारण इस पर फ्रंट पे नेगेटिव और अपोजिट फेस पर पॉजिटिव, क्योंकि फ्रंट वाला नजदीक है तो इसलिए वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अनलाइक चार्ज है ना, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और मान लो कि कोई बॉडी है, इसके ऊपर मुझे चार्ज आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये बोर्ड में पूछा हुआ है। बताइए जल्दी सोच के बताइए। देखो बच्चे जो भी क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ ना वो कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चाहे वो बोर्ड में आया हो चाहे वो कंपटीशन में आया हुआ ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जल्दी से फटाफट सोच के बताओ तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। सोचो भाई जल्दी सोचो, फटाफट सोचो। अरे सोचो सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। सोचो सोचो भाई, सोचो, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इंडक्शन बता चुका हूँ,
लगाओ 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 लगाओ, जल्दी लगाओ। लग गया? चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर मान लो ये चार्ज बॉडी है, सॉरी ये बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है या नहीं है मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए बोल रहा है कि अट्रैक्शन या रिपल्शन बेस्ड मेथड कौन है। तो मान लो इसके सामने एक चार्ज बॉडी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, सॉरी मान लो इसके सामने हम लोग एक चार्ज बॉडी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है। तो इस पर प्लस 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 मान लेते हैं, लाइक पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे इसको इसके सामने लाए, हमने देखा कि ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए, क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट कर रहा है तो बताओ इसके ऊपर चार्ज है या है कि नहीं है? तो इसका दो ऑप्शन हो सकता है, इस पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यस और नो दोनों हो सकते हैं। इस पर चार्ज यस भी हो सकता है और इस पर चार्ज नो भी हो सकता है। क्योंकि अगर तो नो है तो इसका मतलब न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो आपको पता है इंडक्शन के कारण इसको अटैक कर रहा होगा, ठीक है, इंडक्शन के कारण से अटैक कर रहा होगा। और अगर यस है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होगा जिसके कारण इसको अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर यस और नो दोनों हो सकता है। लेकिन अगर तो यही अगर 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 ऐसा होता कि इसी चार्ज बॉडी के सामने, है ना, इसी चार्ज बॉडी के सामने अगर मैं इस बॉडी के सामने अगर मैं कोई चार्ज बॉडी लाता, है ना, इस चार्ज बॉडी लाता, ठीक है, और ये इसे रिपेल कर रहा होता, रिपेल, ठीक है, तो अगर इसे ये रिपेल कर रहा होता तो डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज होगा। कैसा? तो जो प्लस चार्ज है वही प्लस चार्ज इसके ऊपर भी होगा, तभी तो इसको रिपेल कर रहा है, नहीं तो अटैक करेगा ही नहीं, रिपेल ही नहीं करेगा। तो रिपेल होने का मतलब उसके पार्ट्स डेफिनेटली चार्ज है, और अट्रैक्ट होने का मतलब है चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लाइक तो करो, फटाफट एक लाइक कर दो फटाफट से, और एक कमेंट भी लिख करके कमेंट जरूर डालें, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज कंजर्व्ड है। चार्ज कंजर्व्ड का मतलब है चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शिफ्ट होता है। जैसे हमने क्वांटाइजेशन में देखा, जैसे हमने कहा कि जब बॉडी पर चार्ज डेवलप होते हैं तो कैसे चार्ज डेवलप होते हैं। तो चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर डेवलप होते हैं तो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना तो वो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। चार्ज हमेशा वन बॉडी से अनदर बॉडी माइग्रेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन से बम्बारिंग करते हैं तो बेरियम और क्रिप्टम में स्प्लिट हो जाता है और 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि LHS में कितना चार्ज है और RHS में कितना चार्ज है, यानी रिएक्टेंट पर कितना चार्ज है और प्रोडक्ट पर कितना चार्ज है। तो यहाँ पर जो चार्ज दिखते हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो आपको पता है चार्ज एटॉमिक नंबर के कारण होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 92 है, तो 92 यानी इतना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो कोई चार्ज है नहीं तो 0 है, तो ये हो गया 92E। और अगर हम इस पर बात करें तो बेरियम है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा Q वो हो जाएगा 56 और इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दो। इसका एटॉमिक नंबर 56 है, इसको यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इतने होंगे, उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 है, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इस पर तो कोई चार्ज होगा नहीं भाई, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो इस पर टोटल चार्ज होगा कितना 92E। तो देखो जितना LHS में चार्ज है उतने ही RHS में चार्ज है, इसलिए चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है। तो चार्ज कंजर्व होता है। हमने फ्रिक्शन मेथड में भी देखा कि चार्ज कैसे कंजर्व होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें पता चला चार्ज कंजर्व होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज, है ना, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव का मतलब होता है सम, है ना, चार्ज का सम। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, क्योंकि पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर। तो चार्ज किस तरह का क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर है? बोलो सर आप इसको यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन है कि अगर मैं इसको यहाँ बताऊँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर मैं पहले बताता तो शायद उतनी आसानी से समझ में आपको नहीं आता। तो क्यों? क्योंकि देखो चार्ज हमने देखा कि चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के कारण। तो किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो उसके ऊपर नंबर सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे, जो डायरेक्शन पर तो डिपेंड हो ही नहीं सकता है भाई। मान लो किसी पर 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम उसको ऐसे मूव करेंगे तो 1900 में कन्वर्ट हो जाएगा या 1000 to 1000 में हो जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो तो एक नंबर है। इसीलिए चार्ज हमारा कैसा क्वांटिटी है?
स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बच्चा? कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें पता चला चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। तो क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इसलिए चार्ज को हम कैसे ऐड करते हैं? तो चार्ज को हम लोग अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। स्केलर है ना, तो अलजेब्रिक सम का मतलब उसका प्लस माइनस को ध्यान में रखेंगे। तो अलजेब्रिकली हम उसको ऐड कर देते हैं। तो किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्ज का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये कोई सिस्टम है और यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +6 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, इस तरह से टोटल चार्ज इतने हैं। अब मुझे टोटल चार्ज देखना है तो क्या करेंगे बताओ? टोटल चार्ज तो सबको ऐड करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, टोटल कितना हुआ? 16 और ये 5, तो 11 हो गया, प्लस में 11 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब चार्ज को हम इस तरह से अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हुआ चार्ज। अब आते हैं चार्ज का प्रोडक्शन, ठीक है। चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो चार्ज का प्रोडक्शन 3 मेथड्स होते हैं बच्चे। एक होता है फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा होता है इंडक्शन। दूसरा क्या होता है बच्चा? दूसरा होता है इंडक्शन और थर्ड है कंडक्शन, ठीक है। इन 3 मेथड से हम लोग चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। देयर आर 3 मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। अब तो आइए फ्रिक्शन मेथड देखते हैं। तो फ्रिक्शन मेथड में क्या है? मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। तो 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है। अब ए और बी 2 ऑब्जेक्ट है, लेकिन ए जो है स्टेबल है और बी अनस्टेबल है। स्टेबल का मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाइंडेड होंगे, और अनस्टेबल का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं होगा, थोड़ा लूज होएगा, ठीक है। कम उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा होगा। तो ये स्ट्रांग बाइंडेड है, ये लेस बाइंडेड है। तो अगर मान लो जब दोनों को हम रब करेंगे तो रब करने पर क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो उस एनर्जी को ये भी गेन करेगा और ये भी गेन करेगा, दोनों ही एनर्जी को गेन करेंगे। लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल है तो थोड़ी एनर्जी लेकर के अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, और क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए ये क्या करेगा? वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ना उसको पकड़ के फट से अपने में खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन मूव करके बी से ए में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करके बी से कहां चला गया? ए में चला गया। क्योंकि यहां बी से इलेक्ट्रॉन निकल करके ए में गया है, तो बी पर अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया है तो एक प्लस चार्ज इसमें डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन एक आ गया तो यहां पर तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब एक इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इस पर पॉजिटिव चार्ज और एक इस पर नेगेटिव चार्ज। तो अगर मान लो इस बॉडी से इस बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, n इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो बताओ यहां पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा? यहां पर चार्ज हो जाएगा n इंटू ई माइनस में, और यहां पर चार्ज डेवलप हो जाएगा n इंटू ई प्लस में, ठीक है। तो यहां पर माइनस में चार्ज डेवलप होगा और इसमें प्लस में चार्ज डेवलप होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में आ ही गई होगी। लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जा रहा है तो बताओ क्या इसके मास में किसी तरह का कोई चेंजिंग होगा? सोचो जल्दी से बच्चे। ये बच्चे जब भी पूछता हूं तो वो बोलते हैं सर कोई चेंजिंग नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं चेंजिंग होगी? क्या जब ये यहां से यहां गया तो कौन गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है। ये अलग बात है कि आप बोलते हो भाई निग्लिजिबल मास है, लेकिन मास तो है। तो अगर मास है तो इस पर कितना मास कम हो गया? इसका मास कम हो गया सर me, एक इलेक्ट्रॉन का मास, और क्योंकि यहां से n निकल गया है इतना मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इतना मास यहां डिक्रीज हो रहा है। लेकिन n इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गया। अगर n इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास me और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो इतना मास क्या हो जाएगा? इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उसका मास डिक्रीज, जहां इलेक्ट्रॉन गया वहां मास इंक्रीज। याद कर लो, ठीक है। ओके, अब आते हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन मेथड।
तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन मेथड में क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको स्टेप्स में समझते हैं। 4 स्टेप्स हैं कि जैसे अगर मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उस न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज बॉडी लेकर क्या होगा, तो इंडक्शन मेथड होगा। उस इंडक्शन से फटाफट देखो, जैसे इंडक्शन इस चार्ज को लाओगे, इंडक्शन में से यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब आपको करना क्या है, स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 में क्या करना है कि इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ना है, और ये जो चार्ज है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कर दो अर्थिंग। क्या कर दो, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड होके चला गया अर्थ में। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करके चला जाएगा? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्टेड है, तो इसलिए यहां पर ये नेगेटिव चार्ज एज इट इज बना हुआ रहेगा। तब चले जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इसे नहीं हटाएंगे बल्कि अर्थिंग को हटा देंगे। अर्थिंग को कर दो रिमूव। जब रिमूव कर दोगे तो इस तरह से हो जाएगा, और जब फाइनली अर्थिंग हटा दो फिर इससे भी हटा दो। जब इसे हटा दोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर फैल जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये परमानेंटली चार्ज है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? आएगी होगी, है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंडक्शन मेथड से, है ना। ये जो कंडक्शन है, कंडक्शन मेथड से चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, तो मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, और एक चार्ज बॉडी को इससे टच करा दिया गया, इससे टच करा दिया गया। ये चार्ज बॉडी है, इससे टच हो गया, ठीक है। जब चार्ज बॉडी से टच कराओगे तो ये तो न्यूट्रल था, थोड़ा न्यूट्रल का मतलब भी समझ लेते हैं। न्यूट्रल का मतलब हुआ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, ये न्यूट्रल है। जब इसको इससे टच कराओगे तो देखो क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इसको टच कराओगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ गया, तो भाई यहाँ आगे यहाँ लगा दो, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन हट गया कि नहीं हटा? इसे हटा दीजिए, हट गया, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। मान लो इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, भाई यहाँ हट करके चला गया इसके पास, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये हट के यहाँ आ गया तो यहाँ पर भी चार्ज डेवलप हो गया। इस तरह से कंडक्शन में क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके पास आते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके पास आ जाएंगे उतना इसका इलेक्ट्रॉन उसका उतना पॉजिटिव चार्ज माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। किसमें? इस बॉडी से इस बॉडी में। तो समझ में आया कि कैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ जाते हैं, तो वहां पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रह जाती है, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होते चली जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चली जाएगी। इस तरह से कंडक्शन मेथड से चार्ज डेवलप होते हैं। तो क्या इसका पूरा चार्ज इस पर शिफ्ट हो सकता है? बोलोगे नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? अगर पूरा चार्ज शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये न्यूट्रल होगा, फिर से रिवर्स प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी, चार्ज कुछ इसके ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये था हमारा प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा, चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन, इंडक्शन, कंजर्वेशन, एडिटिविटी एंड हाउ द चार्ज इज प्रोड्यूस। सो द लेक्चर बहुत अच्छा रहा, है ना। आई होप कि आज आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आपका भी एक फर्ज है लाइक कर, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में इसको शेयर भी करें। और हाँ, नेक्स्ट अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत आसान मेथड से आपको मैं समझा सकूं। तो नेक्स्ट क्लास में वेट कीजिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड यानी चार्ज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा क्लास होएगा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मेरे इस लेक्चर को सपोर्ट जरूर करें, अपने हेल्थ को बनाए रखें, मजे में रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।